गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। हमारी चर्चा तीसरी यूनिट के बारे में चल रही थी। तीसरी यूनिट के अंदर जो राजनीतिक विचारधाराएं थी, उस राजनीतिक विचारधाराओं में हमने विद्यार्थियों उदारवाद के बारे में चर्चा पूरी कर ली। उदारवाद किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है। आज हमारी चर्चा रहेगी विद्यार्थियों समाजवाद के बारे में। किसके बारे में रहेगी? समाजवाद के बारे में। तो टॉपिक रहेगा आज विद्यार्थियों हमारा समाजवाद। सोशलिज्म एक पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया ही कह सकते हैं हम। 19वीं 20वीं सदी के अंदर विद्यार्थियों ये विचारधारा उभर करके सामने आई, जो मार्क्सवाद या साम्यवाद तथा पूंजीवाद का मध्यम मार्ग था। न तो हमें साम्यवादियों की तरह हिंसा का रास्ता अपनाना है, न उदारवादियों की तरह हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हो जाना है। जिस प्रकार से आधुनिक उदारवाद के अंदर जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही गई थी, वैसी की अवधारणा जो है विद्यार्थियों इस समाजवाद में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि समाजवाद का अर्थ क्या है। समाजवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ द सोशलिज्म। समाजवाद का अर्थ विद्यार्थियों ये होता है कि शोषण से रहित समता मूलक समाज की स्थापना करना, जहां अधिक शोषण नहीं हो, वो ऐसा समाज हो जो समानता पर आधारित हो। ऐसा समाज हो जो किस पर आधारित हो? समानता पर आधारित हो। उसे हम क्या कहते हैं? समता मूलक समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समता मूलक समाज कहते हैं। शोषण से रहित, शोषण रहित, समता मूलक समाज की स्थापना समाजवाद है। अब 19वीं और 20वीं सदी की अगर विद्यार्थियों बात की जाए तो इसके अंतर्गत ये पूंजीवाद के विपरीत माना जाता है। 19वीं 20वीं सदी में प्रचलित इस विचारधारा को पूंजीवाद के विपरीत माना जाता है। पूंजीवाद के विपरीत माना जाता है, जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर, उत्पादन व वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर व्यक्ति विशेष का
अधिकार नहीं होकर समाज का अधिकार होता है। समाज का अधिकार होता है। एक शोषण रहित समता मूलक समाज की स्थापना समाजवाद है। 19वीं 20वीं सदी में प्रचलित इस विचारधारा को पूंजीवाद के विपरीत माना जाता है, जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर के किसका अधिकार माना जाता है? समाज का अधिकार माना जाता है। या व्यक्ति का हित सर्वोपरि नहीं मान करके समाज का हित सर्वोपरि माना गया है। जबकि उदारवाद के अंदर किसका हित सर्वोपरि माना गया था? व्यक्ति का हित सर्वोपरि माना गया था। जबकि यहां व्यक्ति की जगह किसका हित सर्वोपरि माना गया है? समाज का हित सर्वोपरि माना गया है। और जिस प्रकार से भारत के अंदर आजादी के बाद जब गरीबी अत्यधिक थी और सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को अंग्रेजों ने लूट करके खोखला बना दिया था और जाते जाते आजादी दे दी, तो हमारे पास में किसी प्रकार के आर्थिक संसाधन नहीं थे। ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने और उस समय की सरकारों ने ये ध्यान दिया कि हमारे देश के अंदर कैसी व्यवस्था को अपनाना होगा? समाजवादी व्यवस्था को अपनाना होगा। तो समाजवाद, हमारा झुकाव शुरुआत के अंदर समाजवाद की तरफ था। फिर धीरे धीरे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ी, समय की मांग के अनुकूल जो हैं 1991 के अंदर जो है हमारे देश के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ और हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण की शुरुआत हुई और साथ साथ में हमारी अर्थव्यवस्था भी उदारवाद की तरफ बढ़ने लगी। तो भारत की अर्थव्यवस्था विद्यार्थियों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवाद के दर्शन भी होते हैं और पूंजीवाद व उदारवाद के दर्शन भी होते हैं। समय अनुकूल पहले जो परिस्थितियां ऐसी थी, इसलिए हमें समाजवाद पर बल देना पड़ा। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवाद को हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया, सोशलिज्म को। लेकिन हमारे देश का समाजवाद विद्यार्थियों लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा समाजवाद के बारे में? राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण जन सहमति से हो, जन सहमति से हो, न कि बल प्रयोग से। इस प्रकार से अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था, ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक अब देखिए, राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स
का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित होती है, उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियां जो हैं बंटी हुई होती है, ठीक है ना, शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार की अलग शक्तियां, राज्य सरकार की अलग शक्तियां, फिर स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें, ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाती है, अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहां पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो पावर्स हैं उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन जनता की सहमति से हो, बल प्रयोग के द्वारा नहीं। बल प्रयोग के द्वारा ये प्रयास किया गया तो वो हिंसा हो गई, जैसे रसिया के अंदर हुआ और साम्यवाद के लिए हुआ। लेकिन क्या वो साम्यवाद लंबे समय तक टिक पाया? नहीं टिक पाया। तो ऐसे आप शक्ति का प्रयोग करके शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे, वो लंबे समय तक टिकने वाला विकेंद्रीकरण नहीं है। अगर विकेंद्रीकरण आपको टिकाऊ चाहिए तो उसके लिए जन सहमति का होना आवश्यक है। इस प्रकार से राम मनोहर लोहिया ने भी ऐसी बात कही विद्यार्थियों। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जिसे भारतीय समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कहा जाता है, महत्वपूर्ण योगदान था विद्यार्थियों राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्यों, समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्यों, समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्यों, समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्यों व पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना इनका काम है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य दोनों में सामंजस्य स्थापित करना है। दोनों में सामंजस्य उत्पन्न करना है। अब ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों। समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य क्या है? साम्यवाद के आर्थिक लक्ष्य यही है कि जो समाज की संरचना जो है ये किस पे निर्भर करती है? आधार पर निर्भर करती है। और ये आधार जो है आर्थिक तत्वों पर निर्भर करता है। जिनका आधार पर नियंत्रण होगा, यानी आर्थिक तत्वों पर नियंत्रण होगा, उसका पूरे समाज पर नियंत्रण होगा, ये मानता साम्यवाद। तो समाजवाद भी ये कहता है कि भी आर्थिक लक्ष्य जो हैं इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और जन सहमति के आधार पर कम से कम गरीब और अमीर के बीच में अंतर जो है वो इतना नहीं होना चाहिए कि गरीब को 2 जून की रोटी भी नहीं मिले और एक तरफ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गैप जो है, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड डे बाय डे, टू मोटो डिक्रीज इट। जो इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उनको क्या करना है? कम करना है। और पूंजीवाद के जो सामान्य लक्ष्य है, ठीक है ना, जिसमें सभी का हित हो, खुलापन हो, स्वतंत्रता भी मिले, ये
लेकिन अब जो है लोकतांत्रिक समाजवाद इन दोनों में क्या स्थापित करेगा? एडजस्टमेंट स्थापित करेगा। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जो है समाजवाद के अंतर्गत, इतना भी नहीं है कि सब कुछ मजदूरों के हवाले कर दिया जाए या योग्यता का कोई कदर नहीं हो। खुलापन भी होना चाहिए आवश्यकता होने पर, लेकिन राज्य नियंत्रित व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद के एक और समर्थक, जिनका नाम है विद्यार्थियों गजेंद्र गडकर, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो गजेंद्र गडकर ने कहा कि प्रजातांत्रिक या ये जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक समाजवाद गजेंद्र गडकर, प्रजातांत्रिक समाजवाद लोक कल्याणकारी व्यवस्था को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। दिखावा नहीं होना चाहिए। लोक कल्याणकारी जो व्यवस्था है, इसके सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की व्यवस्था है, प्रक्रिया है। इसका आधार उदारवादी सामाजिक व्यवस्था है। इसका आधार उदारवादी सामाजिक व्यवस्था है। उदारवादी सामाजिक व्यवस्था है। ध्यान सुनिए, गजेंद्र गडकर ने जो बात बताई वो इंपॉर्टेंट है कि ये प्रजातांत्रिक समाजवाद जो है, ये लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को, ठीक है ना, लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को, राज्य के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की क्या है? एक प्रक्रिया है, व्यवस्था है। कहते हैं कि भाई हाँ, हमारा राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य जो समानता पर आधारित हो, समता मूलक समाज हो, शोषण रहित व्यवस्था हो, ठीक है ना, व्यक्ति विशेष का नहीं सोच करके पूरे समाज को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिए जाते हो। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी व्यवस्था, वेलफेयर स्टेट जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलफेयर स्टेट। हालांकि उदारवाद में वेलफेयर स्टेट का कोई मतलब नहीं है, वहां तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लोक कल्याण नहीं है, अपना कल्याण जरूरी है, व्यक्ति का कल्याण जरूरी है, ऐसी व्यवस्था। लेकिन समाजवाद के अंदर विद्यार्थियों वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। जैसे गांधी जी ने भी जो है राम राज्य, वेलफेयर स्टेट की बात जो कही, राम राज्य वो लोक कल्याणकारी राज्य था। तो गजेंद्र जी ने यह बात बताई कि जब प्रजातांत्रिक जो समाजवाद है वो लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को एक व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। इसका आधार क्या होना चाहिए? उदारवादी सामाजिक व्यवस्था है। कैसी है? उदारवादी सामाजिक व्यवस्था है। तो ये जो है विद्यार्थियों, ये समाजवाद का अर्थ है, ये परिभाषाएं, ये परिभाषाएं किसके बारे में है? लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा है विद्यार्थियों। समाजवाद में भी हमारा जो इंडिया का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहां विकेंद्रीकरण की बात की गई है, ठीक है ना। द स्पिरिट ऑफ लॉज, एक किताब का नाम मैंने लिखा था विद्यार्थियों पिछली क्लास में। द स्पिरिट ऑफ लॉज
ये किताब विद्यार्थियों मॉन्टेस्क्यू की है, जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मैंने भूल से जॉन लॉक बता दिया था। हालांकि मॉन्टेस्क्यू भी उदारवादी है और जॉन लॉक भी उदारवादी है, लेकिन जो शक्ति पृथक्करण की बात कही गई थी वो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर कही। जॉन लॉक की किताब का नाम टू ट्रेटाइज ऑन गवर्नमेंट है। ठीक है ना, सरकार पर 2 लेख, वो अलग बात है। तो इसमें भी शक्ति पृथक्करण यानी कहने का मतलब एक विकेंद्रीकरण की बात की गई है कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियों का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, ताकि कैसे समाजवाद की स्थापना की जा सके, एक प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना की जा सके। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों समाजवाद अवधारणा का विकास। समाजवाद अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से, पहले जैसे हमने उदारवाद का विकास पढ़ा कि भाई जो पोपशाही और राजशाही का शासन था उसके विरोध स्वरूप जो हैं ये प्रक्रिया उभरी, फिर धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण हुआ, ठीक है ना, फिर नकारात्मक उदारवाद आया, फिर सकारात्मक उदारवाद आया। वैसे ही समाजवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, तो समाजवाद अवधारणा का विकास, समाजवाद अवधारणा का विकास, अवधारणा का डेवलपमेंट कैसे हुआ। विकास की बात की जाए तो शुरुआत के अंदर विद्यार्थियों प्राचीन काल में स्टोइक दर्शन ने आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। स्टोइक दर्शन ने प्राचीन काल में स्टोइक दर्शन किसका था, ज़ेने का था। प्राचीन काल में स्टोइक दर्शन में आर्थिक समानता व एक तो आर्थिक समानता की बात की गई थी और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया। अगर देखा जाए विद्यार्थियों, जो स्टोइक दर्शन था ज़ेने का, इसके अंदर सबसे पहले आर्थिक समानता की बात की गई कि आर्थिक दृष्टि से जो इतना भेद चल रहा है वो भेद नहीं होना चाहिए, और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया गया। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, सोशल जस्टिस। न्याय चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है ना, समाज में रहने वाले लोगों के साथ जाति, वंश, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक समानता पर आधारित समाज, शोषण रहित समता मूलक समाज। तो ये स्टोइक दर्शन से जो है विद्यार्थियों कहीं न कहीं समाजवाद के हमें दर्शन होते हैं। और उसके बाद में मध्यकाल की बात की जाए तो थॉमस मूर की यूटोपिया किताब एक आदर्श समाजवादी राज्य की कल्पना की गई है। थॉमस मूर की यूटोपिया, मध्यकाल में थॉमस मूर की पुस्तक यूटोपिया, यूटोपिया 1815 में लिखी गई थी, सॉरी यूटोपिया 1516 में। तो मध्यकाल में थॉमस मूर की पुस्तक जो यूटोपिया है विद्यार्थियों, इसके अंदर एक आदर्श समाजवाद राज्य की कल्पना की गई। आदर्श समाजवादी राज्य की कल्पना की गई।
थॉमस मूर की पुस्तक है जिसका नाम क्या है, यूटोपिया। किसने लिखी? थॉमस मूर ने। एक कल्पना आधारित, यूटोपिया का मतलब एक कल्पना लोग ही होता है जिसमें आदर्श समाजवादी राज्य की कल्पना की गई है। ऐसा राज्य होना चाहिए, मेरे सपनों का भारत, है ना। तो इस प्रकार से थॉमस मूर ने जो यूटोपिया पुस्तक लिखी उसमें भी एक आदर्श समाजवादी राज्य की बात की गई। तो यहाँ ये मध्यकाल से समाजवाद की बात करें। फिर बात करें विद्यार्थियों, 17वीं शताब्दी में बेकन ने न्यू अटलांटिक पुस्तक में, 17वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में बेकन ने न्यू अटलांटिक पुस्तक में समाजवाद पर विचार रखे। ये 17वीं शताब्दी की बात है। उस समय समाजवाद का कोई नामो निशान नहीं था। तो 17वीं सदी में विद्यार्थियों बेकन ने जो है न्यू अटलांटिक पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है, न्यू अटलांटिक। तो इसमें समाजवाद पर इन्होंने विचार रखे। साथ साथ में 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति जो है समाजवाद के लिए पहली क्रांति थी, या समाजवाद के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रांस की क्रांति समाजवाद के विकास में, फ्रांस की क्रांति का समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति के अंदर पहली क्रांति थी किसकी, उदारवाद की, महत्वपूर्ण योगदान था उदारवाद के विकास में। इस प्रकार 1789 की जो क्रांति है वो समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 19वीं सदी के अंदर चार्ल्स फूरियर व रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद का समर्थन किया। चार्ल्स फूरियर 19वीं शताब्दी के अंदर अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो ये दो नाम सामने आते हैं। 19वीं सदी में चार्ल्स फूरियर व रॉबर्ट ओवन समाजवाद का समर्थन किया। रॉबर्ट ओवन जिसे ब्रिटिश समाजवाद का जनक भी कहा जाता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से पुरदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी में निजी संपत्ति चोरी है, पुरदो ने अपनी पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कहा संपत्ति क्या है, चोरी है। बहुत प्रसिद्ध कथन है इसका। अगर किसी ने ज्यादा संपत्ति इकट्ठी की है इसका मतलब वो चोर है। जिसने समाज के अंदर चोरी की है, लोगों को अपना हिस्सा नहीं दिया है, क्योंकि समाज के अंदर सभी के पास संपत्ति लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर ज्यादा संपत्ति वाला है वो चोर है। व्हाट इज प्रॉपर्टी में कहा गया संपत्ति चोरी है। तथा बकुनिन ने राज्य को समाप्त करने की बात कही, राज्य को समाप्त करने की बात कही।
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि राज्य हस्तक्षेप करता है और पूंजीपतियों का एक संरक्षक है, इसलिए राज्य को ही क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। साथ साथ में इनकी अनेक धाराएं हैं विद्यार्थियों, समाजवाद की अनेक धाराएं विकसित हुई। समाजवाद की अनेक धाराएं विकसित हुई। फेबियनवाद, फेबियनवाद किसने दिया, बर्नार्ड शो, ठीक है। श्रेणी समाजवाद, जीडीएस कॉल, जीडीएस कॉल ने श्रेणी समाजवाद दिया, जीडी कॉल के दो। साथ साथ में श्रमिक समाजवाद, सोरेल, जीडी कॉल। श्रमिक समाजवाद, श्रमिक समाजवाद दिया सोरेल ने। किसने दिया श्रमिक समाजवाद, जॉर्ज सारेल, जॉर्ज सारेल। अब ये नाम आ सकता है, मिलान कीजिए। फेबियनवाद किसने किया, बर्नार्ड शो। श्रेणी कॉल, श्रमिक, जॉर्ज सोरेल, ठीक है, जॉर्ज सोरेल। अब मिलान करना है तो फेबियन का शो करो, श्रेणी के लिए कॉल करो, श्रमिक सोरेल, श्रमिक सोरेल, श्रमिक सोरेल, श्रेणी कॉल, फेबियन शो, ठीक है ना। तो ये विचारक जो हैं, फेबियनवाद बर्नार्ड शो, श्रेणी समाजवाद जीडीएस कॉल और श्रमिक समाजवाद जॉर्ज सोरेल। इसके साथ साथ विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स जो हैं विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके अंदर जो बात कही वो साम्यवादी समाजवाद की थी। किसकी बात कही गई थी, साम्यवादी समाजवाद की बात कही। और कार्ल मार्क्स को ही विद्यार्थियों वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और साथ साथ में बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति के कारण, किसके कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड जो है विद्यार्थियों, या ब्रिटेन जो हैं, इंग्लैंड समाजवादियों का घर बन गया। समाजवादियों का क्या बन गया, घर बन गया। तो इस प्रकार से समाजवाद की बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति कहां से हुई, इंग्लैंड से हुई। इस औद्योगिक क्रांति के कारण जो श्रमिकों के अंदर जागृति आई और इस प्रकार से उन्होंने अपने हितों की बात कही, तो एक समाजवादियों का इंग्लैंड जो है विद्यार्थियों घर बन गया। और टोनी है, मैकडोनाल्ड है, एटली है, समर्थकों की बात की जाए, समर्थक टोनी, मैकडोनाल्ड,
वेब दंपति, ये जो हैं आधुनिक के अंदर, बाकी प्राचीन में ये पुर्दो है, फुरियर है, ओवन है, ठीक है ना, रॉबर्ट ओवन है, रॉबर्ट ओवन, ये सब जो हैं सारे के सारे किसके समर्थक कहलाते हैं? समाजवाद के समर्थक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये समाजवाद की अवधारणा का जो विकास है किस प्रकार से हुआ, किन चरणों से जाकर के समाजवाद जो है एक आधुनिक समाजवाद के रूप में उभरा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।